बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबा नदीम हेयर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप लोग प्रॉपरली उसको गो थ्रू नहीं करते, उसकी समरी नहीं शेयर करते, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग इसको व्हाट्सएप पे नहीं लगाते, अपने फेसबुक की टाइमलाइन पे नहीं लगाते, ताकि ये सदका जारिया आगे भी लोगों तक पहुंचे। तो मैं नहीं आप में से किसी को भी नैरो माइंडेड नहीं समझता, तो शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह। आज हमने पार्ट डी जो है वो पढ़ना है, सर्विस ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। और प्रोसेस मैं इसको डिटेल में आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली आपने अदालत में देखा होगा, जो समन नोटिस जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रोसेस, और वो दूसरी पार्टी तक कैसे पहुंचता है उसको कहते हैं सर्विस ऑफ प्रोसेसेस। एक्चुअली कंप्लीट ये है इशुएंस ऑफ प्रोसेस एंड सर्विस ऑफ प्रोसेस। इशुएंस ऑफ प्रोसेस वो मरला होता है जिसमें कि पार्टी जो है वो ड्राफ्ट समन के और उसके साथ तलबाना यानी प्रोसेस फी कोर्ट में जमा करवाती है, और उसके बाद कोर्ट के पास जब वो पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं, कोर्ट उसको साइन करके जारी कर देता है समन को, तो उसको कहते हैं इशुएंस ऑफ प्रोसेस। और जब दूसरी पार्टी पे जाता है तो उस अमल को कहते हैं सर्विस ऑफ प्रोसेस। तो आज हमने जो पार्ट डी पढ़ना है वो बेसिकली उसका जो कंप्लीट जो उसका है वो है इशू ऑफ समन्स। उसका असल है प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ प्रोसेस, ये उसका जो है वो कंप्लीट नाम है उसका, जो आज हमने पार्ट डी जो है वो हमने पढ़ना है। अच्छा बच्चों, इसके साथ मिलता है ऑर्डर 5, इसके साथ रिलेट करता है कौन सा, ऑर्डर 8-5, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि जो सेक्शन पोर्शन है ना, सेक्शन पोर्शन, उसमें सेक्शन 26, 27, 27A, 27B ऐड हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने समनिंग में बड़ी अमेंडमेंट्स की हैं, और उन्होंने अब उसमें ये लिखा है कि अब UMS एक नई यानी अर्जेंट मेल सर्विस, ये जो पोस्ट ऑफिस वाले देते हैं, कोरियर की तरह की होती है, अब उसके ज़रिए भी भेजी जाएगी, वो सर्विस होगी पार्टी की। फिर उसके अंदर ना और बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि अब नुमाइंदा मौके पे जाएगा, वो मशरक मगरब शुमाल जनूब लिख के लाएगा, ठीक है। मौके की सेल्फी बनाएगा ताकि पता चले वो मौके पे गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस पे एक्सपर्ट होना चाहते हैं ऑर्डर 5 के, तो आप इस बेर एक्ट को पढ़ेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ेंगे, और प्लस यू आर सो लकी, मैंने बच्चों की तरह ना ये ऑर्डर 5 पे ये देखें, ये असाइनमेंट जो है वो मैंने जो है इसके अंदर बनाई है, और मैंने इसके अंदर जो है बच्चों की तरह जो है वो एक एक वो जो जिसे वो कहते हैं ना, एक एक ओहो किधर चला गया, ये देखिए समन भी बना के दिखाए हुए हैं मैंने इसके अंदर। फिर उस पे जो रिपोर्टें आती हैं, जो उस पे रिपोर्टें आती हैं वो भी मैंने उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है मैंने जो है वो मैंने दिखाई है। अभी शायद नेट का कोई इशू है, तो ये ऑर्डर 5। अच्छा ये अपना मैंने ना ये सारे के सारे लिंक जो है ना, जो मटेरियल आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने अच्छा ये वो रिपोर्टें जो थी वो आ गई आगे, मैंने इन रिपोर्टों को कहीं पे जाके मैंने इसको वो भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है कि रिपोर्ट जो है वो कैसे आती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऑर्डर 5 के ऊपर एक तो मेरी वो पीडीएफ में असाइनमेंट है ना, लिंक में डाउनलोड कर लें। एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब के मेरे जो हैं वो इसके ऊपर जो हैं वो मेरे ये लेक्चर नंबर 13 सीपीसी का, अब ये भी मैंने उन लिंक्स के अंदर जो है वो दिए हैं, लेक्चर नंबर 13 और फिर इसके साथ लेक्चर नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मेरे ये जो यूट्यूब के लेक्चर है ना, इसके अंदर मैंने इसमें जो है ना वो ऑर्डर 5 पूरा कवर किया है, मैंने प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स के साथ बनाया है। तो एक्चुअली हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो सीपीसी तैयार हो जाएगी, सीपीसी पढ़ेंगे तो
हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर तैयार हो जाएंगे, और अगर मेरे यूट्यूब के लेक्चर सुनेंगे तो दोनों चीज़ों को मैं साथ लेके चलाऊँ, दोनों चीज़ों को मैं जो है वो साथ लेके चलाऊँ। तो अब मैंने आपको कह दिया है कि अगर आपने ऑर्डर 5 के ऊपर ग्रिप करनी है तो अपने सोर्सेज की लिस्ट बना लें कि मैंने ऑर्डर 5 कहाँ से पढ़ना है। एक सीपीसी से पढ़ना है, बेयर एक्ट, दूसरा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर चैप्टर 1 पार्ट डी, दो चीज़ें होगी। तीसरा सर बाबर के मैंने लेक्चर जो हैं यूट्यूब वाले वो, और प्लस सर ने जो एक पीडीएफ बनाई हुई है उसको मैंने जो है वो क्या करना है, कंसीडर करना है। अच्छा यही नहीं है, मैंने कुछ प्रैक्टिकली ऑर्डर लिखने के लिए ना ऑडियोज भी शेयर की हुई हैं, अपनी ऑडियोज दी हैं जिसमें बताया है कि कोर्ट ऑर्डर समनिंग का कैसे लिखते हैं। तो वो अगर आप सुन लेंगे तो आपको समनिंग का ऑर्डर भी समझ आ जाएगा। कुछ आप कोर्ट्स में से ऑर्डर ले लेंगे तो आपको उसका जो है वो बड़ा फायदा होगा। अब मैंने इन सब के लिंक जो है ना वो मैंने यहाँ पे जो है वो दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग जो है ना इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बड़ा फायदा होगा। तो अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं पार्ट डी, इशू ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। अच्छा मैंने आपको दिखाना था, ये देखें पार्ट जो आर्टिकल 5 है उसका टाइटल क्या है, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। इशू एंड सर्विस ऑफ, इशू मैंने जारी होना और सर्विस का मतलब दूसरी पार्टी तक पहुंच जाना, ठीक है। एनी हाउ ठीक है, अब मैं शुरू करूं। सबसे पहले समन फॉर फाइनल डिस्पोजल और सेटलमेंट ऑफ इशू इन ऑर्डर 5 rule 5 of the code of civil procedure, it is laid down that court shall determine at the time of issuing the summons whether it shall be for the settlement of issues only or for the final disposal of the suit, and the summons shall contain a direction accordingly, and a proviso to the rule add that in every suit heard by a court of small causes the summons must be for final disposal of the suit। बच्चों जब आप मेरे मसलन जब आप बेरक पढ़ोगे ऑर्डर 5 का एक, जब आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर सुनोगे दो, और जब वो आप असाइनमेंट देखोगे पीडीएफ की तो उसके अंदर मैंने बकायदा स्पेसिमन दिखा के ये बात की है कि कोर्ट जो एक इशू जारी करती है वो दो मकसद के लिए होता है। एक इस मकसद के लिए होता है कि भाई मैंने ये दावा ही मका देना है, आपकी बहस सुन के मैंने इसका फैसला कर देना है, और एक इसलिए होता है कि नहीं मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ कि आप आए तो मैंने इस दावे के अंदर इशू फ्रेम करने हैं, ठीक है। और फिर मैंने जो है वो क्या करना है, इशू फ्रेम करने के बाद मैंने जो है वो इस केस का जो है वो फायदा, तो उसे कहते हैं तनकीद तलब, ठीक है। एक वैसे समय वो एक तनकीद तलब हो गया, ठीक है, कि मैंने इशू जो है वो क्या करने हैं, फ्रेम करने हैं। तो ये रूल 1 पैरा 1 जो है पार्ट डी का पैरा 1 भी यही बात करता है कि कोर्ट ने ये देखना है कि मैंने जो समन जारी करनी है क्या वो तनकीहात वज़ा करने के लिए हैं या वो फैसले के लिए जारी करने हैं। अच्छा एक मैं आपको बात बता दूं बच्चों, अगर वो तनकीहात के लिए है तो फिर उसको रिलेट करना है ऑर्डर 14 के साथ जो ये बताता है कि तनकीयात कैसे वज़ा करनी है। और अगर वो जारी हुए हैं फॉर द डिस्पोजल ऑन फर्स्ट हियरिंग तो फिर उसको मिला के पढ़ना ऑर्डर 15 के साथ, ऑर्डर 15 के साथ। एनी हाउ दैट इज समथिंग जो है वो डिफरेंट है। तो अच्छा एक और जो चीज़ मैंने आपको जो है वो बतानी है वो ये है कि प्रैक्टिस ये है कोर्ट्स में कि सारे ही तनकीद तलब या फ्रेमिंग सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए समझ जारी होते हैं, फॉर फाइनल डिस्पोजल जारी नहीं होते। अलबत्ता एक उसके एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने है, कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज। अच्छा बच्चों कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज क्या है, अब ये चेंज हो गई हैं, 2002 में मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया तो ये कोर्ट ऑफ स्मॉल काजी जो हैं ये ख़त्म हो गई हैं, और अब जो कोर्ट्स आ गई हैं वो है स्मॉल क्लेम एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्स, और इसके लिए ऑर्डिनेंस आया 2002। अच्छा ये है क्या चीज़, ये चीज़ है कि देखें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी है और सूट फॉर रिकवरी भी होते हैं, ठीक है ना। अगर उनकी 1 लाख रुपए से कम वैल्यू है
तो वो फिर आम सिविल कोड नहीं सुनती, वो किसी भी कोड को पावर कंफर कर दी जाती है स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोड, और वो मैटर वहाँ पे चलते हैं और वो उसको समरी ट्रायल में क्या करते हैं, वो उसको डिसाइड किया जाता है। तो स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस जिन जिन क्लेम्स की वैल्यू जो है वो किससे कम होती है, 1 लाख रुपए से जो है वो क्या होती है, वो कम होती है। अगर मैं आपको स्मॉल क्लेम्स एंड जो ये है अ, जो है ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आ गया, ये देखिए ये आपके सामने आ गया ना, ये ले, अच्छा ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे वो बताता है कि स्मॉल क्लेम्स क्या है, ये देखें, द कोर्ट shall try all suit claim arising as specified in part 1 schedule that the subject matter which does not exceed 100,000, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वो स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस ने कोर्ट ने जो है वो डिसाइड करना है। अच्छा ये तो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ना, वो मैटर क्या है वो एंड पे दिए गए, वो भी दिखाता हूँ। अब इसका उन्होंने सारा समरी ट्रायल का प्रोसीजर बताया, यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है इसके अंदर। ये एंड पे उन मैटर्स की तफसील भी बताई है जो 1 लाख रुपए से कम के होंगे। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, क्लेम फॉर डैमेजेस, suit for specific performance, suit for recovery of movable property, suit for separate possession, suit for compensation, suit for redemption, suit for imprisonment rights। अब ये वो मैटर है अगर इनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है तो इसको किसने सुनना है, इसको कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट ने जो है वो सुनना है। अच्छा बात लंबी हो गई। अब ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की लास्ट लाइन ये कहती है कि अगर वो जो समन जारी हो रहा है वो एक माइनर ऑफेंस क्लेम्स एंड ऑफेंसेस वाली कोर्ट जारी कर रही है, तो वो हमेशा कौन सा समन जारी करेगी, फॉर डिस्पोजल ऑफ द सूट, वो फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू जारी नहीं करेगी। होप कि आपको समझ आ गई है। अब मैं चलता हूँ 2 के ऊपर। When summons for final disposal may issue, in determining whether the summons shall be for the settlement of issues only or for final disposal of the case, the court must be guided by the nature of the suit and the probability or otherwise of facts stated in the plaint being disputed by the defendant। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एंड द लेकिन ओवरऑल आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चाहिए and probability or otherwise of the facts stated in the plaint being disputed by the defendant on ground which will require the production of much evidence or will involve much contention, where the case appears simple and it seems probable that a correct judgment can be formed at the first hearing from the examination of the parties or their agents, and such evidence oral or documentary as they may be bring with them, the summons should be for final disposal of the case। बड़ा सिंपल सा है, उन्होंने ये कहा है कि अब ये कोर्ट ने वो फाइल जो फ्रेश आई है उसको पढ़ के ये फैसला करना है कि क्या मैं पहली डेट के ऊपर ही दोनों पार्टियों को सुन के इस केस का फैसला कर सकती हूँ। हालांकि रश वर्क इतना है कि हम सोचते ही नहीं है फाइनल डिस्पोजल का। शायद ही किसी जज ने आज तक किसी सिविल सूट के अंदर फाइनल डिस्पोजल के लिए इश्यूज जो हैं वो समन जारी किए हों, क्योंकि रश वर्क है। लेकिन लॉ ये है कि कोर्ट ने फाइल को पढ़ के ये प्रोबेबिलिटी देखनी है कि क्या फर्स्ट डेट के ऊपर ये केस डिसाइड हो सकता है। अगर वो सिंपल है और कोर्ट को लगता है कि मैं जजमेंट पहली डेट पे दे दूंगा पार्टीज को एग्जामिन करके, उनके एजेंट्स को या उनका जो भी, तो अच्छा फिर एक और बात बताऊं, अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट जो है वो समन जारी कर रही है तो अब कोर्ट उस समन के अंदर उसको ये भी लिखेगी कि अपने गवाह भी लेके आओ, अपनी दस्तावेजी जो तुम्हारे पास शहादत है वो भी लेके आओ, क्योंकि कोर्ट ने अब मौका नहीं देना। कोर्ट ने उस दिन उनको एग्जामिन करके तो उस केस का क्या कर देना है, फैसला कर देना है। ठीक है। Adjournment of case in case of summons for final disposal।
It will, however, be remembered that when the summon is for final disposal, the court is not bound to dispose of the case on the date fixed for hearing, but can adjourn the case to another date to enable the party to produce evidence when the scenes necessary in the interest of justice, and especially when there is reason to believe that one party has been taken by surprise by the pleading or statement made on examination by the other. लो जी, अब जो पैरा 2 था उसमें उसने कोर्ट को ये कहा कि कोर्ट चाहे तो फाइनल डिस्पोजल के लिए जो है वो समन जारी कर सकती है, लेकिन अगले में वो कोर्ट को रिलैक्स कर रहा है कि अगर कोर्ट ने जारी कर दी है तो अब कोर्ट पाबंद नहीं है कि उस दिन उस केस को डिसाइड कर दे। कोर्ट स्टिल अगर समझती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक डेट होनी चाहिए, या दूसरी पार्टी की तैयारी नहीं है, या उसके इल्म में नहीं है सारी बातें, तो कोर्ट उस केस में भी एडजर्नमेंट कर सकती है जो था ही फाइनल डिस्पोजल के लिए। ठीक है, उसके बाद suitors should be made to know what summon for final disposal mean. Care should be taken to make suitors understand in cases in which the summon is for final disposal that all their evidence must be produced on the day fixed for disposal. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर वो फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो फिर समन में ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि वो पार्टी को ये इल्म हो कि आज मैंने सारा एविडेंस भी लेके जाना है, जज साहब ने केस का क्या करना है, फैसला करना है। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली जो है वो इस तरह से नहीं होता। अच्छा, फिर वो एक और बात कह रहा है, हाँ, शूटर मस्ट बी नो दैट समन फॉर फाइनल डिस्पोजल मीन्स, ठीक है, अच्छा, नॉट लेटर than 7 days after settlement of the issues, the parties shall submit to the court a list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 इशू लगने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर द पार्टी शैल सबमिट टू द कोर्ट अ लिस्ट। पार्टी जो है वो कोर्ट में एक लिस्ट ऑफ विटनेस जमा करवाएंगी जिसमें वो उन विटनेसेस का जिक्र करेंगी जिनको वो क्या करना चाहते हैं, शहादत के लिए पेश करना चाहते हैं, या जिनको वो रिकॉर्ड के साथ डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए जो है वो बुलाना चाहते हैं। बच्चों, पहले ये था कि पहले लॉ ये था कि लिस्ट ऑफ विटनेस अहमद के पास जमा होती थी, और लेकिन अब लॉ ये है कि कोर्ट इशू फ्रेम करने के बाद वो केस को एडजर्न करता है, उस डेट के ऊपर पार्टी ने कोर्ट के अंदर वो लिस्ट जो है वो जमा करवानी होती है। एनी हाउ जब ऑर्डर 16 पे आप मेरे लेक्चर सुनेंगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेस अदर देन दोज कंटेन इन द सेड लिस्ट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द court, and after showing good cause, अच्छा, ये सब सेक्शन सब पैरा 2 जो है, अ पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेस अदर देन दोज कंटेन्ड इन सेड लिस्ट एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड आफ्टर शोइंग गुड कॉज फॉर द ओमिशन ऑफ द सेड विटनेस फ्रॉम लिस्ट, एंड इफ द कोर्ट ग्रांट्स सच इट शैल रिकॉर्ड द रीजन देयरऑफ। ये बेसिकली अब ऑर्डर 16 रूल 1 को अमेंड किया गया है। बच्चों, अब जो प्राइवेट विटनेसेस है ना, उसको तो एक पार्टी खुद भी कोर्ट में ला सकती है, चाहे लिस्ट ऑफ विटनेस उसका नाम था या नहीं, लेकिन जहाँ पे कॉलिंग विटनेस, समन विटनेस या तलबीदा गवाह होगा, उसके लिए एक लिस्ट ऑफ विटनेस का होना जरूरी है। अगर उसने वो लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में नहीं दी तो फिर वो गवाह को तलब नहीं करवा सकता कोर्ट के थ्रू। अलबत्ता जो है वो क्या करेगा, कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे ये गवाह तलब करने की जो है वो इजाज़त दी जाए, और अगर कोर्ट समझती है कि देयर इज़ अ गुड कॉज फॉर दैट तो कोर्ट उसको जो है वो क्या कर सकती है, परमिट कर सकती है। अच्छा, मैं वैसे तो आप वो डिटेल्ड लेक्चर पढ़ेंगे और आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, लेकिन मैं जो है वो आपको जो है वो मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चों, अब नई अमेंडमेंट के बाद क्या है कि जब कोर्ट ने इशू फ्रेम करने हैं तो कोर्ट ने उस केस को एडजर्न करना है 7 दिन के लिए, और पार्टीज को ये कहना है कि आप उस दिन लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में क्या करें,
जमा करवाएं। अच्छा, जब वो लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो जमा हो जाएगी, ठीक है, तो फिर कोर्ट वो ट्रायल कोर्ट को भेज देगी और फिर क्या होगी, शहादत कलमबंद होगी। ठीक है, अगर किसी पार्टी ने वो लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं दी, ठीक है, तो वो अब प्राइवेट विटनेस तो खुद ला सकती है, लेकिन जो समन विटनेस थे अब वो उसको पेश नहीं कर सकती अनलेस के वो कोर्ट को क्या करे, कोर्ट को एक एप्लीकेशन सबमिट करे कि जनाब मुझे ये विटनेसेस 7 नहीं मैं बुला सका, इसको माँ रिकॉर्ड जो है जो भी है मैं इसको जो है वो तलब करवाना चाहता हूँ, और फिर कोर्ट उसको क्या कर देगी, इजाज़त दे देगी, उसको क्या कर देगी, परमिट कर देगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 5A है, वो कह रहा है एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर टू कोर्ट दैट अ समन अंडर ऑर्डर 16 should be served by the court in the same manner as summon to a defendant, the court shall make over for service such summon to the party applying thereof। ठीक है, अच्छा जी, अब 5A जो है ना ये बेसिकली कंसेप्ट दे रहा है किसका, दस्ती समन का। किसका, दस्ती समन क्या, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको बोलता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। Except where it appeared to that someone under order 16 should be served by the court in the same manner as summon to a defendant, the court shall make over for service such summon to the party applying thereof। कह रहा है बिल्कुल ऐसे जैसे एक पार्टी को तलब किया जाता है, इसी तरह ही अगर कोर्ट किसी विटनेस को तलब करना चाह रही है तो कोर्ट वो समन उस पार्टी को भी दे सकती है कि जाएं, या तो उसको कहेगी कि मेरे नुमाइंदे के साथ चले जाओ, या वो पार्टी खुद लेके जाएगी और मौके पे क्या करेगी, कोर्ट का नुमाइंदा ऑब्वियसली साथ लेके जाएगी और मौके पे जाके उसकी क्या करवाएगी, तामील करवाएगी दूसरी पार्टी की। ठीक है, अच्छा उसके बाद है एवरी समन अंडर ऑर्डर 16 नॉट बीइंग अ समन मेड ओवर टू पार्टी फॉर सर्विस अंडर रूल 7A ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड एज नियरली एज इन द मैनर ऑफ सर्विस ऑन अ डिफेंडेंट, एंड द रूल इज in order 5 as to proof of service shall apply thereof, such summon shall not be issued unless an application is made not later than 14 days prior to the date of hearing of the case and subject to the deposit of necessary expenses for the summoning of the witnesses। लो जी, अब वो ये कह रहा है, वो कह रहा है सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि जिस तरह से ऑर्डर 5 के तहत एक डिफेंडेंट को तलब किया जाता है ना, इसी तरह ही ऑर्डर 16 के तहत किसी भी विटनेस को क्या किया जा सकेगा, तलब किया जा सकेगा। ठीक है, और उसका प्रूफ भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह के एक डिफेंडेंट की सर्विस की बाबत प्रूफ जो है वो एफिडेविट या उसका बयान लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो समन है ये सिर्फ उसी सूरत में ही जारी किए जाएंगे जब कोर्ट में 14 दिन पहले तलबी से, हियरिंग से 14 से दिन पहले क्या है कि वो समन जो है वो एप्लीकेशन इस बाबत जो है वो तलब की जमा करवाई जाए। ठीक है, और जो उसका खर्चा है डाइट मनी गवाह का वो भी जमा करवाया जाए। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, एक तो ऑर्डर 5 ना डिफेंडेंट को तलबी करने का तरीके का, अब है एक गवाह की तलबी का तरीके का। अब एक गवाह में भी एक तो होता है ना प्राइवेट विटनेस, वो तो पार्टी ने खुद लेके आना है। ठीक है, अच्छा चाहे लिस्ट में उसका नाम है या नहीं है, एक ऐसा विटनेस है जो पार्टी के कहने पे नहीं आता, वो पार्टी ने कोर्ट के थ्रू तलब करवाना होता है, उसको कहते हैं तलबीदा गवाह या समन्ड विटनेस। ठीक है, अच्छा अब एक समन्ड विटनेस की जो तलबी है वो ऑर्डर 16 के तहत होती है। अच्छा ऑर्डर 16 में भी ये लिखा है कि तलबी ऐसे ही होगी जैसे कि डिफेंडेंट की तलबी है अंडर ऑर्डर 5, लेकिन फ़र्क ये है कि ऑर्डर 16 के तहत किसी भी पार्टी को दस्ती एक समन दिया जा सकता है कि जाओ तुम दूसरा ये जो गवाह है इसकी तलबी करवा के जो है वो लेके आओ, लेकिन अगर कोर्ट के थ्रू ही उसने तलब करवाना है, देखो लिस्ट तो उसने देनी है, उसने लिस्ट तो गवाह को तलब करवाने की देनी है, लेकिन अब अगर उसने उस गवाह को तलब करवाना है जो कि लिस्ट में मौजूद है, अब उसका फर्दर प्रोसीजर ये है कि अगर वो खुद नहीं जा रहा तो वो कोर्ट को उसकी हियरिंग से 14 दिन कबल वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा कि जनाब इस गवाह को तलब किया जाए, और वो जज साहब क्या करेंगे कि उसको कहेंगे कि अलाउ करते हुए कहेंगे कि आप इसकी डाइट मनी जमा करवाओ, वो उसका नाजर के पास उसका खर्चा जमा करवा के आएगा
जाएगा गवाह के पास। जब वो गवाह का खर्चा जमा करवा के आएगा तो उसके बाद वो जो कोर्ट का अहमद होगा, जब वो उसको यानी ये रिसीट मिल जाएगी कि खर्चा जमा हो गया है, और फिर जब प्रोसेस फी भी आ जाएगी गवाह को तलब करने की, तो फिर अदालत का जो अहमद है वो उसका समन जारी करेगा उसको तलब करने के लिए। दोबारा बताता हूँ, अगर एक प्राइवेट विटनेस है, एक्चुअली ये वो लेक्चर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं, सॉरी टू से, लेकिन चले मैं अब आपको बताता हूँ। अगर प्राइवेट विटनेस है वो पार्टी ने खुद ले आना है, लेकिन अगर तलबीदा गवाह है तो उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में होना चाहिए। ठीक है, अगर लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं है तो वो पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन दे के परमिशन ले सकती है कि ये विटनेस जो है वो मुझे तलब करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें लिस्ट ऑफ विटनेस में उस गवाह का जो है वो नाम जो है वो मौजूद है, तो अब उसको तलब करने का एक तरीका तो ये है कि पार्टी खुद जाके उसकी तलबी करवा दे। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि वो पार्टी कोर्ट के थ्रू उसको तलब करवाए। तो उसके लिए पार्टी क्या करेगी कि जो अगली हियरिंग है उससे 14 दिन कबल कोर्ट को एप्लीकेशन देगी कि इस गवाह को तलब करने की इजाज़त दी जाए, ये मेरी लिस्ट में है। कोर्ट उसकी इजाज़त देगी, वो उसका खर्चा जमा करवाएगा और साथ में वो ड्राफ्ट जमा करवाएगा, जैसे डिफेंडेंट को जाता है समन का ना, और साथ में वो तलबाना 1 रुपया टिकट लगा के जमा करवाएगा। और कोर्ट का इल्म जब ये तसल्ली कर लेगा कि लिस्ट ऑफ विटनेस में नाम भी है, और ये भी तसल्ली कर लेगा कि प्रोसेस फ़ी भी आ गई है, और ये भी तसल्ली कर लेगा कि उस गवाह का जो है वो तलबाना भी जमा हो गया है, तो अब वो उसका समन जारी कर देगा कि वो गवाह जो है वो अदालत में आके क्या करे कि वो शहादत के लिए उसको जारी करे। अब बच्चों देखो ना, यूट्यूब के ऊपर जाओ, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जाएं आप, और वहाँ पे आप लिखें, वहाँ पे आप लिखें ऑर्डर 16, आप लिखें ऑर्डर 16, एक मिनट, ऑर्डर 16, ऑर्डर 16 लिखें और बेशक आगे लिख दें बाबर नदीम। ठीक है, अब ये बेसिकली एक विटनेस को तलब करवाने का जो है वो ऑर्डर 16 के ऊपर जो है वो कंप्रीहेंसिव किस्म की जो है वो मेरे जो है वो क्या आ जाएंगे, लेक्चर्स आ जाएंगे इसके अंदर, और जिन्हें देख के आप इसको आगे क्या कर सकेंगे, प्रोसीड कर सकेंगे। तो इसी के अंदर ये है, ये देखें लेक्चर नंबर 45 है, अदालत किस तरह से किसी भी गवाह को अदालत में क्या कर सकती है, तलब कर सकती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 45 है सीपीसी का। इसको भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोबारा पढ़ूं तो अब आपको समझ आ जाएगी। Every summon under order 16 not being a summon made over to party for service under 7A of the order shall be served as in lieu and in manner of defendant, and the rule in order 5 as to proof of service shall apply thereof. Such summon shall not be issued unless an application is made not later than 14 days prior to the date of hearing of the case and subject to deposit of process necessary expensive for summoning of the witness. Signing of summons, copy of plain to be attached. Summons should be clearly and legibly written and signed, and the seal of court must be fixed. Order 5 Rule 1/3 of the court requires that summons shall be signed by the judge or such officer as he appoints. In courts provided with a clerk of court, he may be authorized to sign summons. In all other courts, reader may be authorized to sign them. The signature should in all cases be fully and legibly written. A copy of concise statement of claim should be attached to each summon. ले जी, अब वो कहता है कि कोर्ट ने जो समन जारी करने हैं वो जज खुद साइन करेगा, या कोर्ट जिसको अपॉइंट कर देगा एलमत रीडर को, वो उसके ऊपर क्या करेगा, साइन करेगा, और वो साइन जो है वो वाजे होने चाहिए, और समन के साथ एक कॉपी ऑफ प्लेंट भी लगेगी। ठीक है, रेफरेंस as regard the general procedure to be followed in affecting service of process, personal attention
to service and proof of service, special procedure in case of government servant and persons in military employ, the time to be allowed for service of process in tribal area, foreign country, chapter 7 वॉल्यूम 4 प्रोसेस सिविल कोर्ट में भी रेफर ले जी। अब वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि चैप्टर जो वॉल्यूम 4 है ये भी सिलेबस का हिस्सा है, हम इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। उसका जो चैप्टर 7 है वो डील कर रहा है बेसिकली के जो मसलन स्पेशल प्रोसीजर है गवर्नमेंट सर्विस को या मिलिट्री ऑफिसर को तलब करने का तरीका, तो उसके लिए इसको पढ़ना पूरे। और फॉर सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑफ एपलेट कोर्ट चैप्टर 14 बी वॉल्यूम 1, वो तो हम इंशाल्लाह जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चलिए, ये लेक्चर स्टार्ट हो गया। ये वो जो मैंने कहा था ना लेक्चर, अदालत में किसी भी गवाह को तलब करने का तरीका, ये वो है। तो बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है, यकीन जानिए कि अगर आप चाहें ना मेरे सीपीसी पे अगर 50-60 लेक्चर है, अगर आप सुनना चाहें ना तो आप 10 दिन में सारे लेक्चर सुन सकते हैं, 10 दिन में आप सिविल में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो एनी हाउ मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।